जिन बिंदुओं को छुएगा उन बिंदुओं की संघ लोक सेवा आयोग या राज्य के लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में, चाहे वो प्री स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो या मेंस एग्ज़ाम हो, आपसे उन बिंदुओं पर एक अच्छे समझ की अपेक्षा करते हैं। हम क्लास को शुरू कर रहे हैं, साथ में जुड़ते जाएंगे लोग। यह परीक्षा है क्या? सबसे पहले हम इसकी बात करें। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिले में नियुक्ति होने पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि कम से कम भारत के संघर्ष, उस जिले के उस संघर्ष में योगदान, उसके विकास में योगदान की आपके अंदर समझ हो। आप न केवल उस शहर, उस कस्बे, उस क्षेत्र को जाने समझें, उससे परिचित हो, बल्कि एक सामान्य समझ भी उस क्षेत्र की रखते हैं। एक राष्ट्र, जमीन यानी भौगोलिक क्षेत्र, उसकी जनता तथा जनता और उस भौगोलिक क्षेत्र के बीच जो लगाव है, उस लगाव से बनता है। एक प्रशासनिक अधिकारी इस लगाव का अध्ययन करता है, वो उसे समझता है, इसे जानता है, और इसके द्वारा ही वह एक अच्छा प्रशासक बन सकता है। हम बात आधुनिक भारत की करें तो आधुनिक भारत के इस दिनांक 19 मार्च 2022 तक आने में बहुत कुछ घटित हुआ है। देश पहले गुलाम था, अंग्रेज यहाँ शासन करते थे। अंग्रेजों के शासन के पूर्व मुगलों का यहाँ राज्य था। उसके भी पूर्व छोटे छोटे क्षत्रप अपने अपने भागों में राज किया करते थे, उनके अपने राज्य थे। एक साथ 16 महाजनपदों का साम्राज्य रहा है। एक लंबा इतिहास हमारे देश का है, और यह मात्र उत्तर, पश्चिम, दक्षिण या पूर्व की कहानी नहीं है। ये पूरे भारत की कहानी है, एक विशाल संस्कृति की कहानी है। दो जमीन के टुकड़ों के टकराने के बाद जिस हिमालय संस्कृति का जन्म हुआ, ये उस संस्कृति की कहानी है। सवाल उठता है, अंग्रेज हमारे यहाँ कब आए? अगर हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं और 1857 के अपने मूल बिंदु पर आते हैं, 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो ये विद्रोह क्या था? आयोग आपसे किस प्रकार प्रश्न करेगा? आपको इसके लिए क्या तैयारी करनी होगी? इसके लिए जो प्रारूप हमने तय किया है, और अमूमन हर परीक्षा में इस प्रारूप का ध्यान रखा जाता है, वो होता है कि एक कहावत है कि किसी भी घटना के होने के लिए तुरंत उससे पूर्व की कम से कम 1000 ऐसी घटनाएं उत्तरदायी होती हैं, जो घटनाएं उस एक समूची बड़ी घटना का निर्माण करती हैं। वो छोटी छोटी घटनाएं मिलकर समय को उस एक बिंदु तक ले जाती हैं जब वो एक बड़ी घटना घटित होती है। हमारा आयोग या कह लीजिए इस परीक्षा की तैयारी करते समय जिन बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है, वो यही छोटी छोटी घटनाएं हैं। मूल घटना के पहले की स्थिति, मूल घटना के बाद की स्थिति, क्या उस घटना से कोई चेंज हुआ, कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन हुआ जिस परिवर्तन की द्वारा हम कह सकें कि नहीं, समय बिंदु से इस बिंदु पर आ गया। यहाँ हम कह सकें कि जनता की जो सामान्य जीवन जिंदगी है उसमें ये बदलाव हो गए। अगर ऐसा हुआ, किसी भी तरह से हुआ, तो फिर वो घटना एक बड़ी घटना के रूप में जानी जाती है। वरना अगर वो पुनः किसी और दूसरी घटना की ओर लेके जा रही है, तो वो छोटी छोटी घटनाओं के रूप में काउंट की जा सकती है। 1857 की जब हम बात करते हैं, हम अपने मूल बिंदु पर आ रहे हैं। 1857 का समय भारत में अंग्रेज शासन शुरू हो गया था। लगभग एक ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के आसपास जो आई, वो धीरे धीरे व्यापार करते करते
बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद धीरे धीरे राज्य शासन अपने नियंत्रण में लेने लगी थी और बहुत हद तक ले चुकी थी। लेकिन अभी भी वो एक कंपनी थी, उसके गवर्निंग बॉडी थी, उसके गवर्नर जनरल थे। वो गवर्निंग बॉडी देश को समझने की कोशिश कर रही थी और कोशिश से ज़्यादा उसका पूर्ण ध्यान सत्ता को हासिल करने में था। वो व्यापार का मार्ग बनाना चाहती थी भारत को, जिसके लिए एक बड़ी सेना की उसे आवश्यकता पड़ी। वो सेना उसे कहाँ से मिलती? दूर ब्रिटेन से या अपने और उपनिवेशी राज्यों से इतनी बड़ी मात्रा में कि आप लाखों की एक जनसंख्या को नियंत्रित कर सके, सैनिकों को लाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के लोगों को ही भर्ती कर लिया। अब निश्चित रूप से सन 57 का विद्रोह सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। तो मैं जिन सैनिकों की पहले बात कर रहा हूं वो यही सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया, जो शामिल हुए, जो यहाँ के थे, जो यहाँ के शामिल थे। अब प्रश्न उठता है कि आयोग आपसे इस पर सवाल कैसे करेगा, और आयोग तो जो सवाल करेगा हम कैसे इस बात की आपसी एक समझ बनाएं कि नहीं साहब, आयोग इस नज़रिए से इस बिंदु को देखना चाहता है और ये प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं। ये प्रश्न हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि CSAT जब से शुरू हुआ है और जब से विगत लगभग 10-15 सालों का क्वेश्चन पेपर उठाएं और उसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के पहले एक जनरल एस्पेक्ट, मैं अगर तैयारी की बात करूँ सब्जेक्ट के पहले, अप्रोच की, कि पेपर के प्रति अपना अप्रोच हम कैसे क्रिएट करें, कैसे हम जानें कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, कैसे हम जानें कि आयोग इस वर्ष किन बिंदुओं को छुएगा। पहले एक 1995 में जब सिंपल एग्ज़ाम हुआ करते थे, सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में मौजूद था प्री के एग्ज़ाम में ही, उसका स्ट्रेटजी अलग था। 2011 के बाद जब आपके सामने CSAT आ गया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया, तो ये एक एटीट्यूड की मांग कर रहा है आपसे। अब ये प्रश्नों की एक अलग तरीके से समझ की मांग कर रहा है। पर ये प्रश्न हो क्या, चाहे वो किसी भी समझ की मांग करे, प्रश्न क्या होंगे, ये कैसे पता चल सकता है? आप विगत 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाएं तो और उसे सॉल्व करो। जेन्युइन सी बात है, मान लीजिए पहली बार हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें लगा कि यार हिस्ट्री के ये जो 4 पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एक करंट, इन चारों में से सब लेट अज्यूम किया कि 2-2 क्वेश्चन उठाए गए, 8 क्वेश्चन आपके उठाए गए। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि यार 2010 में इसने 1857 टच किया था, 2011 में ये गांधी पर आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री में ही आ गया, गांधी पर आ गया, उसके बाद ये कांग्रेस पर आ रहा है अगले वर्ष, फिर अगले वर्ष एक पैटर्न लॉक कर रहा है और धीरे धीरे हर तीसरे चौथे साल ये साहब 57 पे आ रहा है। उसके भी अंदर आप आएंगे, सब कोट लेंगे तो पता चलेगा कि एक सब कैटेगरी में आपके सामने क्या है कि 57 का जो 3 हिस्सा है, 1857 की क्रांति के पहले की घटनाएं और क्रांति के बाद की घटनाएं, यानी भारत क्रांति से पहले, भारत क्रांति के दौरान और भारत क्रांति के बाद। इस 3 में भी ये संस्कृति, आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह, इनमें सब कैटेगराइज कर रहा है। इसने पिछले वर्ष किसान विद्रोह को छुआ था और उसके पिछले वर्ष ये आदिवासी विद्रोहों पे था। इस वर्ष अगर पिछले वर्ष से किसान विद्रोह छू चुका है तो जिस पहलू को इसने छुआ है वो पहलू अब आपसे नहीं पूछेगा। इस वर्ष ये अपना पैटर्न चेंज करेगा।
पर अब ये पैटर्न कितना ज़्यादा वेरी करेगा, कितना अधिक वेरी करेगा, यह आपको पता कैसे चलता है, ये कहाँ तक जा सकता है आयोग। तो हम देखते हैं कि 95 से लेकर के जो एक आपका 2010 तक का पैटर्न है, 8 सीट याद करने का, आयोग अब उसकी अपेक्षा आपसे नहीं रखता है। अब वो आपसे एक समझ की मांग करता है, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं कि अगर नील विद्रोह हुआ था तो उसकी समझ आपके अंदर कितनी, आप उसके अंदर को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, और ऑप्शनल के पॉइंट पे ही ऑब्जेक्टिव तरीके से उसे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं कि साहब ये लोग शामिल थे, इन्होंने ये काम किया, यही से क्वेश्चन उठने हैं। पर ये लोग जो शामिल थे ये क्यों शामिल थे, ये रीज़न है, और यहीं पर क्वेश्चन छुपा हुआ है। आपको सब कैटेगराइज करते करते पता चलेगा कि यार इस साल और आगे आने वाले 1-2 सालों में निश्चित रूप से ये क्या करने वाला है कि 1857 के दिन की घटनाओं को उठाएगा। उस दिन क्या हुए थे, या उस वर्ष क्या हुए थे, उस 6 महीने में क्या हुआ था, या झांसी की रानी थी तो झांसी की रानी पे जितने क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं, वो क्वेश्चन दोबारा उस फ्रेम में ना उठा कर किस नए तरीके से उठाए जाने हैं, इसकी बात हम करेंगे आगे आने वाले समय में। हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है फैक्ट सीट की, किन फैक्ट को आप याद रखें। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आई डोंट थिंक दैट यू हैव टू डू PhD ऑन द हिस्ट्री, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक सामान्य समझ अपने अंदर उत्पन्न करनी है। खुद आयोग का सिलेबस ये कहता है कि एक सामान्य समझ की अपेक्षा आपसे की जाती है, पर वो सामान्य समझ में आप विशेष हो। अब वो विशेषता क्या है, मैं धीरे धीरे इस टॉपिक की ओर आ रहा हूँ, और वहीं से हम इसकी 2 चीज़ों की आज बात करेंगे कि वो विशेषता क्या थी, वो घटनाएं क्या थी, और दूसरी बात उसकी फैक्ट्स क्या क्या हैं हम ले सकते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, और wait a minute. Wait a second. हाँ दिख रही है। जी थैंक यू। 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। हमें 2 चीज़ ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, जो घटनाएं हुई वो क्या क्या थी। आप खुद क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे कि वो क्वेश्चन क्या हो सकता है। वो जो घटनाएं थी उनके पीछे की घटनाएं क्या थी, यानी वो कौन सी घटनाएं उत्तरदायी थी जो यहाँ तक लेके गई। उन घटनाओं में कौन कौन से व्यक्ति जो नहीं होता तो शायद ये चीज़ नहीं होती, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, वो नज़रिया, वो परसेप्शन क्या है जो हमें इसी स्वतंत्रता संग्राम को, कोई कहता है कि साहब ये किसानों का संग्राम था,
कोई कहता है कि नहीं साहब ये मात्र सैनिकों का संग्राम था, कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, बस जो है साहब ये राजा और सामंत अपने सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये अलग अलग अप्रोचेस हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जिनमें से एक भी नहीं होता तो शायद ये घटना मुख मोड़ लेती। प्रोफेसर विपिन चंद्रा कहते हैं, इसे बात करते हुए अपने किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की भूमिका में आप देखेंगे, वो कहते हैं कि हो सकता है, आप सोचिए कि अगर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हम जीत जाते, भारत जीत जाता, वो सैनिक जीत गए होते, तो क्या होता? इस बिंदु पर सोचिए। नहीं जीते, जीते तो क्या होता वो एक अलग बात है, और वहाँ विचारणीय बिंदु हैं, वहीं वो बिंदु भी छुपे हुए हैं जो उसके जस्ट अगली घटना को लेकर के आ जाएंगे, 1858 में हमें लेके पहुँच जाएंगे। नहीं जीते तो उसके क्या कारण थे? कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से हम हारे, जिनकी वजह से हम अलग थलग पड़े? हम आगे बढ़ते हैं। 11 मई 1857 का दिन, जब मेरठ से आए हुए सिपाहियों का एक जत्था दिल्ली की ओर बढ़ता है। वो सिपाही मेरठ के पास जो हापुड़ वाली नहर पड़ती है, वो नहर पार करके शहर में दाखिल हुए। लोगों ने देखा और लोग खुद ब खुद, कोई बुलाने नहीं गया, आम जनता खुद उन सैनिकों के पीछे पीछे हो ली, और वो सैनिक धीरे धीरे एक मुकाम की ओर बढ़ने लगे। वो मुकाम क्या था? वो मुकाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय का किला, भारत का लाल किला, जहां बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट रहता था। विद्रोही सैनिक बहादुर शाह जफर की ओर क्यों बढ़े? क्या कारण था? बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत के वारिस थे। मुगल सल्तनत जिसे हम कहें, वो भारत में एक शासन के रूप में नहीं रही। राज किया, अलग अलग क्रूर शासक, लिबरल शासक हम कह सकते हैं, उसमें बंटवारा कर सकते हैं। कुछ शासक हुए जिन्होंने कर उगाही बहुत ज्यादती के साथ की, जगह जगह धार्मिक प्रतिबंध लगाए। तो वहीं कुछ शासक ऐसे भी हुए जिनकी स्थापत्य कला, जिनकी प्रशासन, जिनकी मनसबदारी आज भी एक मिसाल है। उसी मुगल साम्राज्य की आखिरी वारिस थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। हिंदुस्तान की जनता बहुत भावुक जनता है। 1857 में हमारी जनता को याद नहीं रहा कि साहब अब से 800 साल पहले इन्हीं में से कुछ आए थे, अफगान आए थे, और भी लोग आए थे, उन्होंने अटैक किया था, मारा था, पीटा था। हमारी जनता 857 सालों के उस बिहेव को याद रखी कि यार इन्हीं के अकबर ने, इन्हीं के शाहजहां ने हमसे इतना अच्छा प्यार किया, हमारे लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर मुगलिया सल्तनत के प्रति था। अंग्रेजों के आने से पहले उस सॉफ्ट कॉर्नर में कमी भी थी। लोगों को लगता था कि ये शासक क्रूर हैं, पर जब अंग्रेज आए और अंग्रेजी कंपनियों ने धीरे धीरे बंदरगाहों पर कब्जा शुरू किया, धीरे धीरे धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे, कारण था लोगों का नाराज होने से। पर बहादुर शाह जफर जिस चीज के सिंबल थे, जिस चीज के प्रतीक थे, प्रतीक था एक अच्छा शासन मुगल सल्तनत का, जिसके प्रति लोगों में आज भी आस्था मौजूद थी। तो मई के उस तारीख को जब सिपाही बढ़े तो उन्होंने अपना नेता खोजना चाहा, क्योंकि वो एक बड़ी जंग करने जा रहे थे और बिना किसी नेता लिए नहीं होगा, एक सिंबल नहीं होगा, क्योंकि पूरे भारत उसे एक छत्र के नीचे आने को तैयार हो जाएगा। ये सैनिक आगे बढ़े। अब देखिए 2,32,224 अंग्रेज सिपाही थे। विपिन चंद्रा ये डाटा देते हैं। इनमें से आधे सिपाही विद्रोह में शामिल हो गए थे। जो कुछ प्रमुख घटनाएं थी,
अरहनपुर 19वीं इन्फेंट्री में विद्रोह हुआ। मंगल पांडे जो कि 34वीं इन्फेंट्री के थे, उन्होंने विद्रोह किया और उसी के समय 7वीं अवध रेजिमेंट ने भी विद्रोह किया। इन तीनों रेजिमेंट्स को में विद्रोह अलग अलग कारणों से हुए, कहीं धर्म को लेकर के, कहीं सेवा शर्तों को लेकर के, कहीं अफसरशाही लेकर के। और इन विद्रोहों में के बाद तमाम लोगों को फांसी दी गई। खुद मंगल पांडे जी को 34वीं इन्फेंट्री के जो थे, इन्हें फांसी दी गई, इनके रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। ये तीनों रेजिमेंट भंग हो गए। एक बार एक अंग्रेज सिपाही ने लॉर्ड डलहौजी से कहा था कि सर, ये जो सैनिक है ना, ये इसी गांव से हैं जहाँ पे सेना बसी हुई है, जहाँ पे हमने कैंप बनाया हुआ है, या इसी देश के हैं, इसी मिट्टी के हैं। इनके दादा चाचा चाची यहीं आसपास के शहरों में हैं, से क्षेत्र में, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। जब हम उनके ऊपर अत्याचार करते हैं तो ये भी अपने समाज पे होता हुआ अत्याचार देखते हैं। हम इस सेना पर बहुत अधिक विश्वास नहीं कर सकते। और वही हुआ, आगे हम देखेंगे, वही हुआ। होने के बाद जो केंद्र हम देखते हैं, केंद्र क्या क्या जो थे 1857 के बड़े केंद्र, तो पहला केंद्र आपका कानपुर, दूसरा लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी। मैप में आप देखें, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, अलवर, मथुरा, आगरा, झांसी में ग्वालियर, कालपी, कानपुर से सटा हुआ बिठुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, प्रयाग, बनारस, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, बैरकपुर, और बिहार में जगदीशपुर, आरा, दानापुर, दीनापुर, ये क्षेत्र था। इस भौगोलिक क्षेत्र को आप देखें, ये किसानों का क्षेत्र है। बिहार, छत्तीसगढ़ का ये जो क्षेत्र ऊपर वाला है, जो आज छत्तीसगढ़ बन गया है, मध्य प्रदेश है, इधर आदिवासी बहुत बड़ी मात्रा में है। दिल्ली से सटा हुआ ये क्षेत्र, हरियाणा के आसपास का, मथुरा लिए हुए, आगरा, ग्वालियर, ये आपकी नदियों का तट है। झांसी से कटता है कालपी होते हुए, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, जहाँ भारी मात्रा में उस समय भी त्रासदी थी, भुखमरी थी, वो भी की खेती पर निर्भर थे और खेती डूबी हुई थी, जनता त्रस्त थी, अथाह कर वसूली होती थी। ये पूरा क्षेत्र किसानों और आदिवासियों का क्षेत्र था। इसके साथ यहाँ पे सामंत भी थे, शासक भी थे, जो इन केंद्रों में बार बार अलग अलग तरीके से नेतृत्व संभाले। सवाल यहाँ ये है, जो कि मुख्य में मेन आप जिसे परीक्षा कहते हैं, मुख्य परीक्षा, ये विद्रोह स्वयं इन शासकों ने मिलकर क्यों नहीं किया? कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर में जो राजा महाराजा थे, जो सामंत थे, पहल उन्होंने क्यों नहीं की? पहल क्यों इन सैनिकों ने की? या पहल उस जनता ने क्यों नहीं की? पहल क्यों इन सैनिकों ने की? बाद में जनता जुड़ी, यहाँ ध्यान रखिएगा, जनता बाद में जुड़ी है। जनता में से ही वो सैनिक थे जो कि देख रहे थे, पर जनता इंतजार कर रही थी, कोई तो पहल करे। वो पहल सैनिकों ने की। उन सैनिकों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो क्या क्या अत्याचार थे हम देखेंगे अभी। और ये जो केंद्र थे, इन केंद्रों में आप राजा देखें, जो नेतृत्वकर्ताओं को देखें। कानपुर के आपके नेतृत्वकर्ता हैं नाना साहब। ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनके जो कानपुर के आसपास के विद्रोही सैनिक थे, उन्होंने इन्हें अपना नेता बना लिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, इनके बेटे बिरजिस कादिर ने खुद को नवाब घोषित कर दिया और अपने क्षेत्र के, अपने राज्य का जो महत्वपूर्ण पद था, उस पर हिंदू मुस्लिम को बैठा दिया। ये प्रतीकात्मक लड़ाई आप देखें। जिस हिंदू मुस्लिम करने की बात अंग्रेज कर रहे थे, उसी के खिलाफ ये खड़े होने लगे कि जगह जगह ईसाई अधिकारी ही नहीं रहेंगे साहब, हमारे लोग भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे खान बहादुर साहब। वैसे तो हुआ तो ये था कि जब संघर्ष शुरू हुआ तो खान बहादुर साहब शुरू में साथ नहीं आए और उन्होंने खुद वहाँ के ऑफिसर को इन्फॉर्म भी किया
कि साहब यहाँ सैनिक आ गए हैं और ये विद्रोह की साजिश कर रहे हैं। पर बाद में जब खुद इनकी कुर्सी पर आंच आने लगी तो ये शामिल हुए, ये अच्छे से शामिल हुए। इन्होंने 40,000 सैनिकों का गठन किया और एक अच्छा युद्ध लड़ा। बिहार में महाराज कुंवर सिंह जगदीशपुर के, जब विद्रोही सैनिक दीनापुर से आरा पहुंचते हैं तो कुंवर सिंह को अपना नेता बना लेते हैं। कुंवर सिंह 80 साल के वृद्ध इंसान का नाम था। ये राजा त्रस्त हो गया था अंग्रेजों के अत्याचार से, क्योंकि उन्होंने इस 80 साल के महाराज की पेंशन भी बंद कर दी थी। झांसी में आए रानी लक्ष्मीबाई, मार्च 1857 में मार्च में उन्होंने कमान संभाली थी। और लाल डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, जिसे हम विलय नीति के नाम से जानते हैं, विलय की नीति, कि अगर आपका कोई पुत्र नहीं है तो वो क्षेत्र जो है वो हम अपने आप कंपनी के अंडर में आ जाएगा, दत्तक पुत्र मान्य नहीं होगा। यहीं पर ये अलग अलग नेतृत्वकर्ता अपने क्षेत्रों को संभालते हैं। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब ये नेतृत्वकर्ता के संगठन में अलग अलग जगह विद्रोह हो रहा है, कोई केंद्रीय नेतृत्व बॉडी नहीं है, अलग अलग सैनिक विद्रोह कर रहे हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया है। अंग्रेजों ने अपने गजट में लिखा कि साहब एक सम्राट है, उसके अधीनस्थ उसको सलाह देने के लिए सैनिकों की एक समिति है। ये सैनिक समिति ही सब कुछ तय कर रही है। उस सिपाहियों ने जो मुनादी की थी दिल्ली में विद्रोह के दिन, वो मुनादी अब तक जितने भी सवाल उठे उनका एक छोटा सा आंसर और बिल्कुल सटीक आंसर है। वो मुनादी थी कि सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने इन दिनों क्या गंदे तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने सारी हिंदुस्तानी सेना का धर्म नष्ट कर दिया और फिर लोगों को अनिवार्य रूप से ईसाई बनने पर मजबूर किया। इसलिए हम पूरी तरह अपने धर्म पर कायम रहते हुए लोगों के साथ एकजुट हैं और हमने किसी मलेच्छ को जीवित नहीं छोड़ा है। और इस बुनियाद पर हमने दिल्ली का शासन फिर से स्थापित किया है। देखिए, इस लाइन को ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम धन भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा बहुत ही संवेदनशील जनता है हिंदुस्तान की, और हल्का सा भी जब उसके धर्म और जाति पर बात आती है शुरू में समझौता करती है, पर जब समझौता हद से ऊपर गुजरने लगता है तो वो उठ खड़ी होती है। ये उठ वो धर्म नष्ट का कार्य पहले नहीं किया था। यहाँ पर ये मौजूद है। अंग्रेजों की ईसाइयत हिंदू मुस्लिम की अपने अपने जो एक कह लीजिए सहअस्तित्व था, उस सहअस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दिया। अगर अंग्रेज जिस तरह से मुगल आए या जिस तरह से इस्लाम भारत में आया उस तरह से आए होते और थोपने की कोशिश नहीं किए होते तो शायद ये एक लंबे समय तक रहते, पर इन्होंने सैनिकों पर के धर्म को भ्रष्ट करने का कार्य करना शुरू कर दिया और ये किसी को सहन नहीं था। अब ये धर्म भ्रष्ट कैसे हुआ? पहला धार्मिक विरोध का जो केस सामने आता है वो बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया जाता है 1842 में। 1842 में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश मिलता है। भारत में समुद्री यात्रा उस समय जो क्या आज आप उसे कह सकते हैं कि साहब अंधविश्वास था, लेकिन 1842 के भारत में अभी कोई अभी सामाजिक सुधार नहीं हुए थे।
समुद्र के रास्ते विदेश जाना और वापस आना, ये धर्म भ्रष्ट होने जैसा था। जो सैनिक जाते थे उन्हें वापस आना में खान पान तक पर दबाव डाला गया और तमाम धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन किया गया, जिससे सैनिकों में विद्रोह पनपा। और सबसे बड़ा कारण जो उठा, जो कि मंगल पांडे ने उठाया, इनफील्ड राइफल, कारतूसों को दांत से खींचना था। इनफील्ड राइफल थी एक, उसके जो कारतूस थे उसे दांत से खींचना था। उसके ग्रीस में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी और उसे दांत से खींचना था। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए असह्य था और लोगों ने इसे करने से इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो उन सैनिकों को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, रेजिमेंट भंग कर दी गई। पर क्या मात्र धार्मिक कारण ही थे? मात्र धार्मिक कारण तो नहीं होंगे। सबसे बड़ा कारण जो था वो हमें टी.आर. होम्स की जो पंक्ति है उससे स्पष्ट दिखाई देता है, और वो है कि सिपाही जानता था कि वह चाहे जितनी कर्तव्य निष्ठा दिखाए, चाहे जितना बहादुर सैनिक बन जाए, उसे अंग्रेज सैनिक उनकी वर्दी, जहाँ अधिकारियों के कपड़े धोए जाते हैं, नहीं धोई जा सकती थी, वहाँ खाना वो नहीं खा सकते थे, वहाँ रह नहीं सकते थे। सिपाहियों के जीवन के बारे में तमाम लेखकों ने ये स्पष्ट किया है कि आप जिसे कह लीजिए कि मानव अधिकारों का मूल उल्लंघन था, वो उन्हें बना के रख दिया था। और वहीं जो अंग्रेज सैनिक थे उसे पूरा सम्मान मिलता था। इवन ये घुड़सवार सैनिक को तो उनकी मजबूरी हुई कि बाद में भारतीयों को घुड़सवार सैनिक में शामिल किया जाए, वरना घोड़े पर बैठ शर्तों में कमी। इन दोनों की लाइन फिर से हम इस पंक्ति पर आ रहे हैं, जब वहां लिखा है, उन्होंने हिंदुस्तानी सेना का धर्म भ्रष्ट कर दिया और लोगों को अनिवार्य रूप से ईसाई बनने पर मजबूर किया। हमने किसी मलेच्छ को जीवित नहीं छोड़ा है और इसी बुनियाद पर दिल्ली का शासन फिर से स्थापित किया। मलेच्छ मात्र धर्म के तहत नहीं, वो जो शोषण चल रहा था, वो जो शोषण किया जा रहा था, उस शोषण के खिलाफ भी आवाजें उठी। एक और शोषण, यहाँ मैं कलेक्टर, तत्कालीन एक कलेक्टर की लाइन है, वो घटना घटी थी कि एक जिले में अधिकारी ने लिख करके भेजा कि साहब यहाँ फसल बिल्कुल बेकार हो गई है और हम बिल्कुल कोई भी कर यहाँ से वसूल नहीं पाएंगे, सूखा पड़ गया, खत्म हो गया ऐसे, बस घास बची है। तो ऊपर से उस कलेक्टर को यह आदेश आता है कि घास बहुत अच्छी चीज़ है, इसी को बिकवा के कर वसूलिए। अब सोचिए, जिस जनता के पास खाने को नहीं था, वो जनता से, उस जनता से कर मांगा जा रहा था। दमनकारी नीतियां थी, बहुत ही ज़्यादा असहनीय नीतियां थी और उन पे आपसे कर वसूला जा रहा था। कर वसूलने के तरीके भी बहुत बुरे थे। लोगों को जगह जगह प्रताड़ित किया जाता था। उसका सब कुछ छीन लिया जाता था। इसी गरीब किसान और आदिवासी और गांव शहर के लोगों के यहाँ से लोग सैनिक बने थे। वो सैनिक भले वहाँ कैंप में बेस पे खाना खा रहा हो, लेकिन उसे पता था कि मेरे गांव में खाना नहीं है, मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर किसी घास भी छीन के बेच दी जा आ रही है। अंदर अंदर ये कचोट रहा था। और वो सैनिक के ऊपर जब धार्मिक अत्याचार होता तो उसे एक बहाना मिल गया। कह लीजिए कि धार्मिक अत्याचार ने, या एक साफ कहा जाता है कि उस कारतूस ने
समूचे सूखी लकड़ी में एक माचिस की तिल्ली का काम किया था। लकड़ियों का ढेर अंग्रेजों ने सजा दिया था। बहुत से कारण थे, नागरिक विद्रोह हुए थे, किसान विद्रोह हुए थे। यहाँ गाजीपुर में नाई धोबी बंद हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर है, यहाँ बाबा रामचंद्र से, हम आगे आएंगे इस मुद्दे पर। तो सुन के अजीब लगे, वहाँ 75,000 सैनिक मात्र अवध